Guys, welcome to the session. How are you? How are you? How are you? Okay. So अपन ने किया कमोडिटी, है ना? अपन लोगों ने कमोडिटी मनी कर लिया, करेक्ट? अपन ने मेटालिक मनी कर लिया, है ना? अपन ने पेपर मनी कर लिया, लीगल टेंडर, पेपर मनी भी डन हो गया, ठीक है? आज अपन ने जो करने का है, अपना अगला टॉपिक क्या है? बैंक मनी, ठीक है? बैंक मनी, व्हेन आई से बैंक मनी, क्या मतलब होता है बैंक मनी का? बैंक मनी में जो आप जो डिपॉजिट करते हो, ठीक है, वो आपका बैंक मनी हो गया। फिर डिजिटल पेमेंट जो आप करते हो, पेटीएम, फोन पे वगैरह जो यूज करते रहते हो ना, एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है, उनके बारे में कुछ अपन लोग कुछ जानेंगे, ठीक है? सो लेट्स मूव। सो सबसे पहले क्या होता है, देखो गाइस, आप लोग, हमने पढ़ा था लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर वो होता है जो फिएट मनी हो, ठीक है, और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा हो कि ये एक लीगल करेंसी है, ठीक है, लीगल करेंसी है किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए, और इसको मतलब कोई भी मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है? अब आप क्या करते हो, जो आपका लीगल टेंडर है, आपको सैलरी मिली या फिर आपने जहां से आपको पैसे मिले, आप क्या करते हो, उसको बैंक में आप डिपॉजिट कर देते हो, ठीक है? तो आप पैसे जब बैंक में जमा करवाते हैं, ठीक है, अब बैंक क्या करती है, आप उन पैसों को, जो बैंक में जो आपने जमा करवाए हैं, उन पैसों को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है? जैसे आप क्या कर सकते हो, बैंक में आपने पैसे जमा करवाए, किसी को आप चेक दे सकते हो, है ना? आप अपने कॉलेज की फीस भी जमा कर सकते हो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के, है ना? या आप क्या कर सकते हो, एनईएफटी करके भेज सकते हो पैसे, आरटीजीएस कर सकते हो, आप फोन पे यूज कर सकते हो, आप पेटीएम यूज कर सकते हो, आप गूगल पे यूज कर सकते हो, है ना? आप अपनी बैंक्स की एप्लीकेशंस यूज करते हो। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां से आप ये जो आपने बैंक में अपने पैसे जमा करवाए हैं, वो पैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है? दूसरा चीज क्या है, इस बैंक मनी के साथ आप और क्या कर सकते हो? तो पेमेंट्स की हम बात कर चुके हैं अभी तक, है ना? किसी को अपने पैसे भेजने हैं तो आप एनईएफटी कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, फोन पे, वटेवर 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 वटेवर, ठीक है? पेमेंट्स आप क्या कर सकते हो? पेमेंट्स आप इमीडिएट पेमेंट्स भी कर सकते हो, है ना? आप किसी शॉप पे गए, अपने आपने जाके उसको कार्ड दे दिया, है ना? वो तो आपकी इमीडिएट पेमेंट्स होगी, ठीक है? फोन पे आपने जाके कर दिया, आप डॉक्टर को दिखाने गए, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने जाके फोन पे कर दिया, समझ रहे हो? ठीक है? दूसरी चीज क्या होती है, आप कभी लोन लेते हो, ठीक है? तो लोन लेते हो तो क्या होता है, आपके जो अकाउंट है ना, आपके अकाउंट से जो लोन की इंस्टॉलमेंट होती है वो अपने आप कट जाती है, ठीक है? या फिर जो आपका बिल होता है, फॉर एग्जांपल टेलीफोन बिल हो गया, या बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, ठीक है? आप अगर सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है, और ऑटोमेटिकली ये सारे बिल्स भी आपके अकाउंट से क्लियरली वो जाते जाते हैं, निकलते रहते हैं, ठीक है? जिसको आप क्या बोलते हो, डेफर्ड पेमेंट्स। मतलब जो आपने भुगतान जो है ना, स्थगन स्थगित भुगतान करके जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्थगन भुगतान या फिर स्थगित भुगतान, मतलब आगे की डेट्स में आपने उसको डेफर कर दिया है पेमेंट्स को, ठीक है? तो पेमेंट्स आप क्या कर सकते हो, स्पॉट पेमेंट्स भी कर सकते हो, आप डेफर्ड पेमेंट्स भी होगी। क्लियर है? यहां तक कुछ पल्ले पड़ा? लीगल टेंडर जो मैं बात कर रहा हूँ, लीगल टेंडर वही जो आपकी पैसा वैसा हो गया, ठीक है, योर हार्ड अर्न्ड मनी, मेहनत से कमाया हुआ रुपया, ठीक है? आपने क्या किया, जाके अपन ने बैंक में जमा करवाया। ये देखो, आप आए, आप फटाफट
आपको कुछ सैलरी वैलरी मिल गई कुछ, देखा, आपको कुछ सैलरी वैलरी मिला, ठीक है, आपने सैलरी मिल गई या वटेवर, कहीं से भी पैसा आपको मिल गया, ठीक है, पैसे को आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवाया, ठीक है। अब बैंक में जब आपने डिपॉजिट करवाया, पैसों को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, जो पैसे को आप यूज कर सकते हो बैंक मनी के तौर पे, पेपर ऑर्डर दे सकते हो किसी को, पेपर ऑर्डर चेक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर क्या होता है, आप एनईएफटी कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, एप्स जैसे फोन पे, गूगल पे, इस तरह की ऐप्स आप यूज कर सकते हो। पेमेंट्स आप कैसे करते हो, ठीक है, स्पॉट पेमेंट्स, तो स्पॉट पेमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट जो होती है, जो, ठीक है, आप ऑटोमेटिक जो पेमेंट्स होती है ना, भुगतान, मतलब किस्तों का भुगतान कर रहे हो, बिजली का बिल का भुगतान कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इधर तक, यहां तक कोई व्यथा, कोई परेशानी, कोई दुख, यहां तक क्लियर है? बहुत सिंपल है यार, पैसे आपने जाके बैंक में जमा करा दिए, अब उस बैंक में जो आपने पैसा जमा कराए हैं, वो पैसे आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, वही अपन बोल रहे हैं। स्पॉट पेमेंट्स मतलब आप गए, ठीक है, दुकानदार को गए, दुकानदार को आपने पे कर दिया, भुगतान, ठीक है। आगे बढ़े। कूल। अब कुछ पढ़ते हैं। अब देखो, मैं क्यों बोलता हूँ गाइस, आप लोगों को ना थोड़ा सा अंग्रेजी के साथ भी ना, मतलब इतनी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, उसके साथ भी थोड़ा बहुत दोस्ती बना के रखनी चाहिए। कहने मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसे भले ही गर्लफ्रेंड ना बनाओ इंग्लिश को, लेकिन उससे मतलब ऐसा भी मत रखो कि दुश्मनी वाला हिसाब किताब भी मत रखो, ठीक है। इंग्लिश में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, हिंदी में उसको बोलते हैं पर क्राम्य लिखित अधिनियम 1881, 1881, ठीक है। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अपन क्या देख रहे थे, हमने देखा पैसे, लीगल टेंडर, है ना। तो लीगल टेंडर में भी क्या हो रही है, गवर्नमेंट जो है, आरबीआई को राइट्स मिले हुए हैं कि वो मनी प्रिंट कर सकती है, और वो लीगल टेंडर रहेगा, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उधर भी एक्ट आपको हमने देखा, करेक्ट, जरूरी है वो, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, पैसे आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, पैसा दुकानदार रिफ्यूज नहीं कर सकता, लेनदार रिफ्यूज नहीं कर सकता, रुपया लेनदार रिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कानून है, वो कानून है, अगर आप रिफ्यूज करोगे, आप उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, आप सजा पाने के हकदार हो, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ये तो क्लियर है, आपको बिल्कुल क्लियर है, ब्लड के अंदर घुस गया होगा इतना तो, है ना, इतना तो आइडिया है आपको अभी, ठीक है। जिस तरह से, जिस देश में हम रहते हैं, वहां सब कुछ संविधान से होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई अपनी दादागिरी करके कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो लिखा हुआ ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अरेस्ट किया जाता है ना, तो उसका भी एक पूरा रिटर्न में लिखित होता है, कब कैसे क्या क्या होगा, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है, और दिखाना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। धोखाधड़ी, 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 ठीक है। अब जो ये एक्ट है ना, ठीक है, ये एक्ट थी कि जो हमने अभी पढ़ा, चेक वाला हिसाब किताब पढ़ा ना, पेपर मनी के साथ जो बैंक की मनी है, ठीक है, पेपर वाला हिसाब किताब है, जहां पे चेक आप दे रहे हो, तो चेक जब आप किसी को देते हो ना, उसके पीछे कोई कानून होना चाहिए ना। सो फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक तरह का कागज हो गया ना, मैंने पीयूष को दे दिया, है ना। अब पीयूष पे अगर कोई किसी तरह का कोई कानून नहीं लग रहा होगा, तो कभी ये चेक का पेमेंट आएगा ही नहीं, है ना। और जब चेक से पेमेंट नहीं आएगा, जब चेक से पेमेंट नहीं आएगा, तो चेक की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी।
जब चेक की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी तो उतना ही रुपया क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या कहते हैं उसको, सर्कुलेशन में रखना पड़ेगा। समझ रहे हो यहाँ पे, नहीं समझ रहे हो? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर चेक नहीं चलता है ना, अचानक से मुझे 5 लाख रुपए चाहिए होते, तो अब पीयूष को अगर मुझे 5 लाख रुपए पेमेंट करनी है, तो पीयूष ऑब्वियसली चेक नहीं मानता ना। अभी हम ऑनलाइन की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में और कोई चीज है ही नहीं, मतलब इंडिया के अंदर कोई और चीज है ही नहीं, है ना, इंडिया के अंदर कोई और चीज है ही नहीं, या तो चेक है, बट चेक के पीछे कोई कानून नहीं है। तो ऑब्वियसली मुझे पीयूष बोलेगा ना, भाई साहब देखो ऐसा है सर, मुझे ना आप पे भरोसा नहीं है, ठीक है, बात पैसे की है, तो आप मुझे एक काम करो, आप कैश दे दीजिए। और ऐसे पीयूष क्या, जो भी बंदा लेने वाला होगा ना, वो हमेशा चेक को प्रेफर करेगा ही नहीं। भाई साहब देखो चेक ऐसा होता है ना, चेक कभी भी बाउंस हो सकता है, तो मैं चेक नहीं लूंगा, है ना, मुझे एक काम करिए, आप मुझे कैश में पेमेंट करिए। तो इस तरह से क्या होगा भाई, पैसे की जो प्रिंटिंग है ऑब्वियसली बढ़ेगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा मार्केट के अंदर, है ना। तो इन चीजों से बचने के लिए कानून बना, ठीक है, जिसको हमने बोला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, पर क्रम में लिखित अधिनियम 1881। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि चेक का जो उपयोग है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। दूसरा क्या था, अगर कोई धोखाधड़ी करता है, ठीक है, अगर कोई धोखाधड़ी करता है या फिर चेक मतलब दे तो दिया लेकिन उसमें पैसे वैसे नहीं डाले, है ना, डिसऑनर हो जाता है चेक, तो उसको पनिश किया जा सके, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए चेक को, ये अपन का क्या हुआ था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पास हुआ था, जिसको पर क्रम में लिखित अधिनियम 1881 बोलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पास होने की बात। कुछ आइडिया है किसने किया था? किसने पास किया था? चलो मैं फोटो दिखा देता हूं। कौन थे भाई साहब ये? फोटो देख के कुछ याद आया? देखा कौन है ये? कुछ याद आया? शक्ल नहीं पहचान रहे हो, कोई गल नहीं, 80 आगे बढ़ के थोड़ा सा और दिखा देते हैं। इनका नाम था लॉर्ड रिपन, ये हमारे वाइसराय होते थे कभी। उसको अमेंड किया था, इस वाले एक्ट को ना 1881 को अमेंड किया था, ठीक है। कौन है ये? लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो ये अधिनियम कौन लाया था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कौन लेके आया था? लॉर्ड रिपन भाई साहब लाए थे, ठीक है। लॉर्ड रिपन को हम एक और चीज के लिए भी जानते हैं, कुछ आइडिया है वो दूसरी चीज क्या थी? वो चीज थी, इसको हम फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस भी बोलते हैं। फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस भी बोलते हैं। इसने जो आपकी लोकल गवर्नेंस है ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी थी, फंड वंड। रिपन शक्ल से वैसे भी याद नहीं होगा। ये मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैं जब ढूंढ रहा था ना कि मैं किस तरह से इनको वॉइसरेस वगैरह को किस तरह से याद रखूं, तो मुझे लगा कि फोटो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, फोटो से अपन को याद रह जाता है, ठीक है। तो ये रिपन लिटन जो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है, तो थोड़े से मुझे याद ऐसे करे थे, ठीक है। सो दीज आर लाइक, ये एक्ट थी 1881 की एक्ट थी, किसने करी? लॉर्ड रिपन ने करी, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस हम इनको बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, ठीक है साहब, पिताजी बोलते हैं लोकल गवर्नेंस का। मंजीत सर समझ आ ले लाए?
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक, अब चेक जो होता है बैंक से डिसोनर कब हो जाएगा, मतलब बैंक जो है कब चेक रिटर्न कर देगी, चेक कब बोलेगी कि चेक बाउंस हो गया। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा रीजन होता है उसका कि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, अरे आप अपर्याप्त राशि है, जो आपके पास बैलेंस बचा हुआ है वो अपर्याप्त है, तो ऑब्वियसली आपका जो चेक है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, लिटन था वो, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है तो आपका टेस्ट जो चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा। ऑब्वियसली जब अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो भाई साहब आप चेक किसी को दोगे ही नहीं, है ना। और अगर बाई चांस आपने चेक दे दिया और आपका अगर डिसऑनर हो गया तो खत्म हो गया आपका काम, दुनिया बिखर गया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, जब आपने जानबूझ के या फिर गलती से, जब आपने, हाँ हाँ राइट पीयूष, जब आपने जानबूझ के या गलती से, ठीक है, डेट या सिग्नेचर में कुछ ना कुछ दिक्कत कर दी है, आप सिग्नेचर कुछ और तरीके से करते हो, आपने चेक पे कुछ और ही लिख दिया है ना। आपका नाम रामलाल है, आपने श्याम नाम लिख के भेज दिया है, आप नाम लिखते थे राम डॉट लाल, आर डॉट लाल, ठीक है, आपने लिख दिया रामलाल, समझ रहे हो, ठीक है। डेट जो थी आपने लिखनी थी 2024 के लिए, है ना, आपने लिख डाला 26, ठीक है, 24 23, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, रिटर्न हो जाएगा। इतना याद तक क्लियर है भाई। चेक रिटर्न कैसे हो सकता है, चेक रिटर्न दो रीजन से मोस्टली होता है, या तो आपके पास इंसफिशिएंट बैलेंस है या फिर आपका डेट या सिग्नेचर में कुछ इशू है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, सो हमें याद याद क्या रखना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसने दिया था, लॉर्ड रिपन ने दिया था, 1881 में आया था। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था, चेक के यूसेज को बढ़ाना, ठीक है, चेक चेक का जो उपयोग है उसको बढ़ाना, और अगर कोई धोखाधड़ी होती है, कुछ बेईमानी करता है तो उसको पनिश करना, उसको सजा देना। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं ऐसा आगे। अब जो चेक होता है ना गाइस, ठीक है, चेक के अंदर ना, मतलब चेक में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, कैसे, चेक में तीन पार्टी कैसे होगी, एक तो वो पार्टी होगी जिसको चेक दिया गया है, जिसको पेमेंट देनी है, मतलब जिसने पेमेंट लेनी है, वो तो हो गया एक पार्टी। दूसरा पार्टी वो है जिसने चेक इश्यू किया है या जिसको पैसे देने हैं, ठीक है। और तीसरी पार्टी कौन सी होगी, बैंक, ठीक है। एक आपका सेंडर हो गया, एक आपका रिसिपिएंट हो गया, एक आपका बैंक हो गया। तो चेक के अंदर कितनी होती है, तीन पार्टी होती है। चेक के अंदर कितनी पार्टी होती है, तीन पार्टी होती है, ठीक है जी। चेक के अंदर कितनी पार्टी होती है, तीन पार्टी होती है। अब समझते हैं कौन कौन होता है। अब देखो, ये हमारे मोदी जी हैं, ठीक है। मोदी जी 2 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, नाम है इनका श्रीमती नन्ही बाई, वाइफ ऑफ स्वर्गीय दमरू सिंह माको नाको, ठीक है। ये मोदी जी इनको चेक दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सेंडर कौन है, मतलब पहली पार्टी कौन है, सेंडर कौन है, हम कह रहे हैं मोदी जी ने चेक दिया है, मोदी जी चेक इश्यू कर रहे हैं, तो सेंडर कौन है, ड्रॉअर कौन है, मोदी जी, ठीक है। ड्रॉअर कौन है, मोदी जी, भेजने वाले कौन है, मोदी जी। जो चेक इशू करता है, जो पैसे दे रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉअर, उसको हम ड्रॉअर बोलते हैं,
ठीक है, या सेंडर बोलते हैं, भेजने वाला, ठीक है, सेंडर, ड्रॉअर, ठीक है। दूसरी पार्टी ये वाली मैम है, जिनको हम पेई बोलते हैं या रिसिपिएंट भी बोलते हैं। ड्रॉअर कौन है? जो पैसे भेज रहा है। पेई कौन है? जो पैसे ले रही है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी पार्टी कौन हो गई? वो बैंक, ड्रॉई बैंक। कौन सा है यहाँ पे? पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तीन पार्टी समझ आ गई आपको चेक की। एक होता है आपका ड्रॉअर क्या, एक आपका ड्रॉअर होता है, एक आपका ड्रॉई होता है, एक आपका पेई होता है, ठीक है। जो सेंड कर रहा है पैसे, जो सेंडर है, उसको आप क्या बोलते हो? ड्रॉअर बोलते हो। जो आपका बैंक है उसको ड्रॉई बोलते हो। जो आपका पेई है उसको, जो रेसिपिएंट है उसको आप क्या बोलते हो? पेई या रेसिपिएंट। सो फॉर एग्जांपल, पैसे चेक मैंने इशू किया है, तो रविंदर जो है वो आपके ड्रॉअर है। अगर पीयूष को मैंने ये चेक दिया है तो पीयूष जो है वो पेई है, ठीक है। और अगर चेक वो आईसीआईसीआई बैंक का है तो आईसीआईसीआई बैंक आपकी ड्रॉई बैंक ब्रांच, ड्रॉई बैंक होगी, ठीक है। समझ आ गया? ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। चलने आइए आगे। अब चेक जो होते हैं ना, ठीक है। अभी तो हमने चेक में देख लिया कि चेक में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं चेक के अंदर, ठीक। वो अपन ने देख लिया है, ठीक है। एक आपने देखा ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है, और एक आपका सेंडर ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है, और एक आपका पेई होता है। पेई कौन होता है? जिसको चेक मिला है, जिसको पेमेंट मिलने वाला है। ड्रॉअर कौन होता है? जो चेक इशू कर रहा है, जिसने पेमेंट देनी है। बैंक जो बीच में इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई बोलते हैं, ड्रॉई बैंक। क्लियर है? गाइस एक बार प्लीज हाँ ना, यस नो मे बी। आई फील लाइक मैं शायद मैं और मेरा सिस्टम दोनों तन्हाई में बातें कर रहे हैं। ऐसे मत करो यार। मैं और मेरा माइक और मेरा लैपटॉप सब तन्हाई में आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये बेचारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो सुन रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो चेक है बेसिस, ठीक है, टाइम लिमिट के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि टाइम के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लिमिट, ठीक है। टाइम लिमिट बोले तो मतलब मैं भी समझाऊंगा कि अगर 3 महीने पुराना है, 3 महीने ज्यादा है, टाइम से पहले मतलब डेट से पहले इशू हुआ, वट एवर। इस तरह से जो चेक है टाइम के हिसाब से हम तीन नॉर्मली पार्ट्स में बांटते हैं। कैसे कैसे? सो सबसे पहला है स्टेल चेक, ठीक है। स्टेल चेक, ठीक है। चेक क्या होता है? स्टेल चेक होता है जैसे फॉर एग्जांपल आज है आपकी 17 फरवरी, आज है 17 फरवरी, ठीक है। 17 फरवरी 2024 है, ठीक है। आपको जो चेक इशू होता है, आपको जो चेक मिलता है, आपको वो चेक 3 महीने के अंदर अंदर अपनी बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप उसे 3 महीने के बाद डालते हो बैंक में, डिपॉजिट 3 महीने के बाद करते हो, ठीक है, तो वो चेक जो होता है उसको हम स्टेल चेक बोलते हैं, ठीक है। स्टेल चेक बोलते हैं अगर आपने डेट ऑफ इशू के 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर अगर आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया तो वो हो गया आपका स्टेल चेक, ठीक है। तो क्या मस्त स्टेटमेंट लिखी है, बासा हो गया है, 3 महीने बाद डाला है उसको, ठीक है। स्टेल चेक क्लियर है?
स्टेल चेक क्लियर है गाइस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेल चेक के बाद, ठीक है, वही है, नॉट विदड्रॉन विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने विदड्रॉ नहीं किया तो चेक जो है आपका स्टेल चेक हो जाता है। अगला क्या है? पोस्ट डेटेड चेक। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि पोस्ट डेटेड क्या होता है। ठीक है, तो मतलब डेट फॉर एग्जांपल आज 17 की है और अभी आपके अकाउंट में, अभी आपके अकाउंट में लेट्स सपोज पैसे नहीं है। ये थोड़ा सा ना, ये मुझे लग रहा है कि कल जब मैं ये पीपीटी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा थोड़ा सा नीचे करूंगी, वहां पे ना वो लोगो आ रहा है। ठीक है, जो लिखा हुआ है पोस्ट डेटेड लिखा हुआ है, पी है पीछे, पोस्ट डेटेड चेक है ये। मैं आपको ना ये पीपीटी शेयर भी कर दूंगा, तो अगर कुछ रह गया होगा ना तो आप नोट नोट कर लेना। ठीक है, तो यह है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आज 17 फरवरी है और आपको मुझे पेमेंट देने का है। ठीक है, बट आपको ये लग रहा है कि नहीं यार, आज तो मेरे पास पैसा नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, मतलब हो सकता है 31 तारीख को मेरे पास कहीं से पैसे आ जाएंगे। ठीक है, 20 फरवरी को कहीं से पैसे आ जाएंगे मेरे पास, या 1 मार्च को कहीं से पैसे आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 मार्च को, ठीक है, डेट डाल के मैं आपको चेक दे देता हूँ। अब डेट कितनी है आज? 17, बट आप चेक मुझे दे रहे हो उसमें डेट डाल के 1 मार्च की। ठीक है, तो क्या हुआ, ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया। ठीक है, स्टेल चेक क्या था? स्टेल चेक वो था जहां पे आपने 3 महीने के अंदर अंदर अपनी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है चेक, वो अब चेक खराब हो गया है, जिसको आप स्टेल चेक बोल रहे थे। ठीक है, दूसरा टाइप अपन ने पढ़ा पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या चेक है? जैसे आप डेट ऑफ इशू आज की और 3 महीने तक आपने, मतलब उसको आपने क्या किया, डेट ऑफ इशू आज, मतलब डेट ऑफ इशू जो है वो आपकी फ्यूचर में है। आज 17 तारीख है, बट आप फ्यूचर में इशू कर रहे हो उस चेक को, उसको आप क्या बोल रहे हो? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, क्लियर है जी? ठीक है, जैसे आपने 17 मार्च के लिए डाल दिया, तो ये एक विशेष तारीख के बाद बैंक में डाला जाएगा। ठीक है, एक और चेक होता है जिसको अपन बोलता है एंटी डेटेड चेक। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, ठीक है, यूपीपीसीएस के लिए, बट मुझे पता है जैसे मैं बताऊंगा ना एंटी डेटेड चेक, आप गूगल करने लग जाओगे। ठीक है, तो आपकी जो क्यूरियोसिटी है, ठीक है, उसको शांत करने के लिए मैंने ये लिख दिया है एंटीडेटेड। एंटीडेटेड क्या होता है गाइस? एंटीडेटेड चेक जो होता है हम उसको पास्ट में इशू कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब हम तब इशू कर रहे हैं जब हो सकता है कि वो अकाउंट ही ना खुला हो, या किसी पास्ट डेट में हम चेक इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडेटेड। An antedated check bearing a date prior to the actual date of signing the check और ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। ठीक है, मतलब जो चेक पे डेट हम डाल रहे हैं वो डेट आज की 17 फरवरी ना हो के कहीं पास्ट की कोई डेट है, हो सकता है जनवरी की हो सकता है दिसंबर की हो, कोई पास्ट की डेट है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद उस टाइम पे अकाउंट भी ना खुला हो। कहने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट तो आपने खुलवाया है जनवरी में और आप इशू कर रहे हो चेक लेट्स सपोज 31 दिसंबर का। ठीक है, मतलब उस टाइम का आप चेक इशू कर रहे हो जब जब हो सकता है आपका अकाउंट भी ना खुला हो, या फिर आप आज की डेट की बजाय आगे फ्यूचर में करोगे तो पोस्ट डेटेड हो गया, बट बैक डेट में आप करोगे तो उसको आप क्या बोलते हो? एंटी डेटेड चेक। ठीक है, चेक पर हस्ताक्षर करने या खाता खोलने की वास्तविक तिथि तारीख से पहले की तारीख वाले पूर्व दिनांकित चेक को दिनांकित चेक कहा जाता है। ठीक है जी, मतलब चेक इशू कर दिया पास्ट में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एंटी डेटेड चेक। क्लियर है यहां तक गाइस? स्टेल चेक समझ आ गया, पोस्ट डेटेड समझ आ गया, एंटी डेटेड समझ आ गया आप लोग को। चेक के पीछे 3 पार्टी होता है, ये भी समझ आ गया आपको। ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है और एक पेई होता है।
ड्रॉअर कौन होता है? जो चेक भेज रहा होता है, जो पैसे भेज रहा होता है, ड्रॉअर। हमने मोदी जी का एग्जाम्पल देखा था, जो मोदी जी किसी लेडी को चेक दे रहे थे, तो मोदी जी दे रहे हैं चेक, तो वो हो गए ड्रॉअर। जो लेडी है जो चेक रिसीव कर रही है, वो होगी आपकी पेई। ठीक है। उसके बाद जो बैंक है उसको हमने बोला ड्रॉई। जो उस केस में पंजाब नेशनल बैंक थी, तो ड्रॉई बैंक होगी। तीन पार्टी समझ आ गई थी अपन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चेक बेसिकली दिखता कैसा है। एक चीज और आती है, टाइप ऑफ चेक्स बेस्ड ऑन क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का क्या मतलब है गाइस? ऐसे दे देखो, ये चेक जो है ना, इस पे यहाँ पे ना हमने कोई क्रॉस नहीं करा हुआ। देखो यहाँ पे, ये ना यहाँ पे कोई क्रॉस व्रॉस नहीं लगा हुआ। नॉर्मली आप देखोगे ना चेक पे ऐसे कोई लगा देते हैं, कई कई बार ऐसे लिख देते हैं, पे अकाउंट ओनली। बट इस केस में क्या हो रखा है? इस केस में कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, सिंपल सा चेक है, इसके ऊपर हमने कोई क्रॉस व्रॉस कोने पे नहीं लगा रखा है। ठीक है। इस वाला ऐसा अगर कोई चेक है, तो इस चेक को आप क्या बोलते हो? ओपन चेक, बियरर चेक, एनीवन कैश। ठीक है। अब ये देखो, इस वाले चेक पे कुछ नहीं लिखा है, इस पे वाले चेक पे सिर्फ ये लिखा है अमाउंट लिखा होगा। ठीक है, अमाउंट लिखा होगा, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, इधर 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 पे ना, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसको पे करना है, यहाँ पे लिख देंगे रविंदर, टू पे रविंदर सिंह। अब जब लिखवा ही रहे हैं तो पैसे थोड़े बहुत क्यों लिखवाएं? कितना हो गया? लाख ही हुआ? 10 लाख? करोड़? चलो 1 करोड़ ही ले लेते हैं, और सिग्नेचर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वही, 1 करोड़ रुपीज ओनली। ठीक है। अब हो क्या रहा है इस वाले केस के अंदर? इस वाले केस के अंदर, ठीक है, मैंने क्या किया, क्रॉस नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी रविंदर होगा जिसका नाम रविंदर सिंह होगा, ठीक है, वो अपना आधार कार्ड लेके जाएगा, बैंक में चेक लेके जाएगा, देखो जी मेरा नाम रविंदर सिंह है, ठीक है, ये चेक है, आप प्लीज इसको कैश कर दीजिए। तो बैंक क्या करेगी? बैंक देखेगी, हाँ जी आधार कार्ड में रविंदर सिंह मैच कर रहा है, और वो चेक कैश कर देगी। ठीक है। ऐसे चेक को क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन चेक या बियरर चेक। मतलब जिसके पास भी चेक है, नाम लिखा हुआ है भाई साहब उसका, वो गया उसने कैश करा दिया। ठीक है, क्लियर है? इसमें समझ आ गया? कोई भी कैश, कोई भी कैश करा सकता है, बशर्ते उसका नाम मैच होना चाहिए चेक पे जो नाम लिखा हुआ है। और अगर चेक पे कोई नाम ही नहीं लिखा, वो खुद ही अपना नाम लिख लेगा। ठीक है, अब आपको खुद समझ आ गया होगा कि ये जो ऐसा कोई चेक होगा जो ओपन चेक है, बियरर चेक है, इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है थेफ्ट होने की, मिसयूज होने की, है ना? नहीं पता लगेगा ना भाई साहब किसने ले लिया, कौन था, क्या पता, है ना? थेफ्ट होने के चांसेस है, मिसयूज होने के भी चांसेस है। ठीक है। तो वो वाला चेक जिसपे आपने कुछ क्रॉस व्रॉस नहीं लगाया, उस वाले क्रॉस को क्या आप बोलते हो? खुला चेक, ओपन चेक, बियरर चेक। समझ आ गया? चेक बुक, चेक वेक अगर तुमने यूज किया होगा तो तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा पहले से। ठीक है, ओपन चेक समझ आ गया? ऑब्वियसली, बट ब्लैंक चेक पे सिग्नेचर्स होने चाहिए ना भाई, जिसका होगा, जो तुम्हारा ड्रॉअर होना चाहिए ना, उसके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, सिग्नेचर्स होने चाहिए उसके, है ना? तब मजा है ना। ब्लैंक चेक ऐसे ही मिल जाएगा तो क्या करोगे तुम उसका? ब्लैंक चेक हो तो सिग्नेचर्स के साथ हो, पैसे वाले का हो। ठीक है, मोटा भाई का चेक मिल जाए, मोटा भाई का चेक लेके सिग्नेचर्स करके उन्हें रख रखे ले भाई। मैंने एक देखा था, किसी का डेबिट कार्ड देखा था, भाई ने क्या कर रखा है, डेबिट कार्ड का जो कवर होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर उसको पिन कोड लिख रखा था। मतलब डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड के ऊपर पिन कोड लिखा हुआ था। ठीक है, और मैं ऐसे ही बैंक गया, मतलब मुझे कैश चाहिए था, तो मैं बैंक गया तो लाइन में लगे हुए थे, वो बुजुर्ग थे। ठीक है, तो कहते हैं बेटा मेरे पैसे निकाल दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा, अच्छा पिन बताओगे? वो देखो पिन तो वही लिखा हुआ है। मैंने कहा दादा कोई अगर चोरी वोरी कर लेगा, ठीक है, तो फिर बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? आपने तो डेबिट कार्ड पे पिन लिख रखा है। फिर उनको समझ आया, अरे हाँ ये तो गड़बड़ है। ठीक है।
तो वो मिटवाया, तो फिर मैंने कहा अभी ऐसी जगह लिख लो, पेपर में मैंने खुद उन्हें लिख के दिया, मैंने कहा ऐसा ही था करके कहीं आप अलग रख लो, ठीक है, तो थोड़ा सा रहेगा आपको। क्लियर है गाइस? टाइप्स ऑफ चेक्स बेस्ड ऑन क्रॉसिंग, एक तो ओपन चेक अपन को समझ आ गया, अब आपको दूसरा वाला ऑटोमेटिक ही समझ आ गया होगा, है ना? मैं इस क्रॉस की बात कर रहा था, ये वाले जो क्रॉस लगे हुए ना, ये वाले, ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस। इसका मतलब है कि सिर्फ अकाउंट में ही पे होगा ये, ठीक है, ये आपको ऐसे पैसे कोई नहीं देगा, ये आपको अकाउंट में ही पे होगा। और अकाउंट जो होगा आपको सबको पता है कि पैन कार्ड से और आधार कार्ड से लिंक होता है ना? तो अगर बाई चांस कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये रिकवरी का इसमें ऑप्शन रहता है। ये आपको आइडिया है कि आपने दिया किसको, तो एक रिकवरी का ऑप्शन आपके पास रहेगा, ठीक है। सो ओपन चेक हो गया, एक क्रॉस चेक हो गया। ओपन चेक एंड क्रॉस चेक, ओपन चेक, क्रॉस चेक, ठीक है जी। मंजी, तुम्हारे हाथ पैर कांपने बंद हुए? ऐसी क्या मेडिसिन खा ली तुमने आज? चलो जी, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़े आगे बढ़े। अब अपन बात करेगा पार्ट ऑफ अ चेक, चेक के हिस्से क्या क्या होते हैं, मतलब चेक में होता क्या क्या है। देख यार पीयूष, तेरा फेवरेट फेवरेट है ये ब्लैंक चेक, फेवरेट आ गया तुम्हारा। नाम नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है, बट फेवरेट है तुम्हारा। देखो एचडीएफसी बैंक का चेक है और ब्लैंक चेक है, मतलब कहीं पे भी ना वो लिखा भी नहीं है, क्रॉस क्रॉस भी नहीं कर रखा है। चलो देखते हैं चेक में क्या क्या होता है। ये तो समझ आया ना, चेक दिख रहा है पीछे? ठीक है भाई लोग, सबसे पहले क्या है, ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, आईएफएससी कोड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सो फॉर एग्जांपल जैसे, ठीक है, पिन कोड होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 110045, ये पिन कोड जो है ना पालम का है, पालम दिल्ली, ठीक है। तो ये पिन कोड यूनिक होगा, मतलब यही सेम पिन कोड कहीं और का नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज गांधीनगर है, ठीक है, गांधीनगर आपको पता है, एक तो दिल्ली में गांधीनगर है ना, एक गांधीनगर गुजरात में भी है, ठीक है। इनके नाम जरूर मैच कर रहे हैं, लेकिन इनका पिन कोड अलग अलग होगा, है ना। इसी तरह से क्या होता है, दो बैंक जो होती हैं, उन दोनों बैंकों का जो आईएफएससी कोड होता है वो हमेशा अलग होगा, ठीक है, भले ही सेम सिटी में ब्रांच हो, सेम बैंक की ब्रांच हो, ठीक है, ठीक है, चाहे किसी मतलब सेम बैंक की ब्रांच हो, सेम सिटी की ब्रांच हो, लेकिन हर एक बैंक की ब्रांच का अपना अपना आईएफएससी कोड होगा, आईएफएससी कोड हमेशा अलग होता है, ठीक है, समझ आ गया ला? आईएफएससी कोड ये 11 डिजिट का होता है, 11 अंकों का होता है ये डिजिट, मतलब ये जो कोड होता है ना 11 डिजिट का होता है। एक बार क्या हुआ था, मतलब ये काफी पुरानी बात नहीं है, ये शायद 4 5 6 महीने पुरानी बात होगी। तो मुझे ना अपनी दादी माँ है ना, ग्रैंड मॉम, तो उनको बैंक ले जाना पड़ा मेरे को। और उनका जो है वो एक्चुअली पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको ना बैंक जाके
उनको अंगूठा लगाना पड़ता है, तो उनका एटीएम कार्ड कुछ नहीं होता। तो उनको लेके बैंक जाना पड़ा था, थोड़ी सी एज्ड है, तो मैं गया उनको लेके। तो वहाँ क्या हुआ, एक फीमेल थी, ठीक है, और वो बेचारी क्या थी, उनको ना कुछ 1.5 लाख रुपए के आसपास कुछ ट्रांसफर करने का था, ठीक है, और वो बैंक से कर रही थी। तो मतलब उनके थोड़ा वही है कि इस तरह इतना एजुकेशन हिसाब किताब नहीं है जो खुद कर ले, तो बैंक से कर रही थी फॉर्म भर के। और बैंक में ना उन्हें कोई फॉर्म भरने वाला मिल नहीं रहा था, तब तो मैं पहुंच गया। तो उन्होंने क्या बोला, देखो ये फॉर्म है ना, आप प्लीज भर दीजिए। मैंने कहा ठीक है भर दूं। और उधर से मेरी दादी जो थी ना, वो मतलब बहुत चुलबुली टाइप, वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है, इस तरह उनका हिसाब किताब रहता था। तो मुझे उनको भी देखना पड़ता था। तो इसी दौरान क्या हुआ, उन्होंने मुझे वो डिटेल्स दे दी, ये इस पे भरनी है। तो आईएफएससी कोड कोटक महिंद्रा का था, के उसके फिर 0000 करके रहता है ना, 5 6 डिजिट 00 होते हैं, ठीक है। और कुछ एंड में शायद 4887 था। तो जो बंदे ने मुझे भेजा, मतलब उनको भेजा हुआ था वो के, ठीक है, 4887। मतलब उसने क्या किया, के बाद जो 0000 दिख रहे थे ना, वो 00 उड़ा दिए भाई ने अपने आप ही, के 4877। मैंने, अब आधा दिमाग तो मेरा था दादी की तरफ, ठीक है, तो मैंने वो उठा करके ध्यान नहीं दिया, वो के 00 थे ही नहीं उसमें, तो 4887, ठीक है, मैंने भर दिया, दे दिया। मैंने उनको इनफैक्ट फीमेल को बोला ही, मुझे मैंने कहा ये अकाउंट नंबर जो है ना आपका, नीचे ये वाला मुझे कुछ गलत लग रहा है, एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। वही चेक किया, तो जो अकाउंट नंबर था वो भी, ठीक है, या नहीं बिल्कुल ठीक है। अब क्लर्क के पास गया, ठीक है, तो क्लर्क ने देखा, ऑब्वियसली वो 11 डिजिट होता है, तो वहां दिख रहे थे उसको के 4887। तो उससे बोला किसने भरा ये फॉर्म? मैंने कहा हाँ क्या हुआ, मैंने भरा। कहता सर वो आईएफएससी कोड शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा यार हाँ सही बात है, वो डिजिट्स ही मैं अपने मैच नहीं कर रहे। मैंने फिर उसको मैंने कहा एक काम करो, मुझे मेरी बात करो, ठीक है। तो फिर भी वही बोले जा रहा, नहीं सर वो कोड तो यही दिख रहा है, एफएससी कोड यही दिख रहा है, ठीक है। बाद में वो क्लर्क था ना, उसके बाद शायद ये इस तरह के नाटक ना मतलब हमेशा एक दो आते रहते होंगे, बहुत फ्रिक्वेंट रहते होंगे, ठीक है। तो उसने मुझे बोला देखो सर ऐसा है, ये जो बोल रहे हैं ना आपको, इन्होंने क्या किया है, के तो ठीक है, बट इनके ना जो बीच में जीरो होंगे ना, उनको जीरो नहीं बता रहे हैं आपको ये, ठीक है, जीरो के बाद आपको नंबर बता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जीरो जो नंबर से पहले लगा होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला अच्छा एक काम करो, के पास 00 है क्या? कहता हाँ हाँ है, 00 है। ठीक है, मैंने बोला कितने जीरो है? कहता सर 1 2 3 0 है। मैंने कहा पक्का 3 0 है? कहता नहीं 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 सर, एक सेकंड, 4 0 है, ठीक है। तब उनका वो डिजिट विजिट वो क्लियर हुआ, ठीक है। सो जो आपका आईएफएससी कोड होता है 11 डिजिट नंबर होता है, ठीक है, 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, ध्यान रहेगा। इट्स काइंड ऑफ अ पिन कोड। कहाँ लिखा रहता है ये अपन ने बता दिया तुमको, ऊपर लिखा रहता है। अब आईएफएससी कोड के बाद दूसरा क्या है, चेक नंबर। चेक नंबर किधर लिखे ला है, जेरा नीचे, जेरा चेक नंबर, चेक नंबर 2, ठीक है। चेक नंबर के बाद और क्या आता है, फिर आता है आपका MICR कोड। यहाँ पे एक कोड लिखा रहता है, ठीक है, ये MICR कोड है। ये 9 डिजिट का होता है, 9 अंकों का होता है। 9 डिजिट्स का होता है। इससे ये पता लगता है कि ये वाला चेक जो है ना, कौन सी पर्टिकुलर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये MICR का होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मतलब एक आयरन ऑक्साइड की इंक होती है, उससे ये नंबर लिखा रहता है, इससे ये पता लग जाता है कि कौन सी बैंक का है, ठीक है। तो MICR कोड जो होता है वो कितने अंकों का होता है, 9 अंकों का होता है।
MICR कोड कितने अंकों का है? 9 कोड का है, 9 अंकों का है, 9 अंकों का है। ठीक है साहब। समझ गए ला, समझ गए ला। IFSC कोड कितने अंकों का? 11 अंकों का। MICR कोड कितने अंकों का? 9 अंकों का। ठीक है। और एक तरह से दोनों दोनों पता ही बता रहे हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इधर डेट लिखते हैं हम लोग, जिसकी अपन बात कर रहे थे, बार बार इशू डेट की बात कर रहे थे। इनमें हम डेट लिखते हैं, जैसे आज है ना 17 फरवरी, तो आज लिखेंगे 17 फरवरी 2024। टू पे, चलो, पीयूष, रुपीस कितने पे कर दूं मेरे को? चल यार, याद रखेगा, 500 करोड़ रुपीस। क्या करो, आज से ही सब कुछ बंद। इतना हो ही गया होगा, बट ये इतने अकाउंट में होने भी चाहिए। और इधर साइन कर देगा बंदा, लेट्स सपोज मिस्टर अंबानी। IFSC कोड नहीं होगा तो भाई साहब पता कैसे लगेगा कौन सी बैंक में अकाउंट है मंजीत का? IFSC कोड के बिना तो फिर कांड हो जाएगा ना। एक इंसिडेंट हुआ था, आई टेल यू वन ऑफ द इंसिडेंट। और ये इंसिडेंट जो है ना, मतलब कितना बड़ा इंसिडेंट है, क्या बताऊं। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट था, उन्होंने क्या किया, रिजाइन किया। ठीक है। और वो उत्तराखंड में पोस्टेड थे। तो वहां से उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो US में ना, ठीक है, कोई फर्म थी। तो US में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, मेसीज करके, मेसीज। ठीक है। तो उनको ना मेसीज का कुछ प्रोप्राइटरशिप वगैरह, कुछ डीलरशिप वगैरह कुछ ऑफर हुई थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो US में स्टोर खोलने का था उनको। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जहां से भी उनको लोन मिल सकता था ना, ठीक है, उन्होंने वहां से लोन अरेंज किया। मतलब काफी अमाउंट जो था, बहुत बड़ा अमाउंट स्टेक पे था, मतलब काफी लोन चाहिए था उनको। तो उन्होंने किसी एक छोटी सी बैंक से अप्लाई किया था। ठीक है। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, शायद 4-5 लाख रुपए का अमाउंट था वो। तो वो 5 लाख का अमाउंट क्या हुआ, मतलब उनका जो अकाउंट था वो इसमें था, क्या कहते हैं, बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट था उनका। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, लेट्स सपोज एक्स एक्स नंबर है, XX ऐसे करके नंबर है। ठीक है। अब क्या हुआ, इनका लोन जो था 5 लाख रुपए का अप्रूव हो गया। ठीक है। बट 5 लाख रुपए जो है ना अकाउंट में आए नहीं। ठीक है। अब क्या सिचुएशन थी इनकी कि ये अ, मतलब चले गए, US चले भी गए। उसके बाद इनको कॉल गई होगी कि सर वो आपका इंस्टॉलमेंट नहीं आया है नॉट। तो इंस्टॉलमेंट नहीं आया तो इन्होंने पहले तो क्या किया, उसकी इंस्टॉलमेंट भर दी कि ठीक है यार मैं भरता हूँ। ठीक है। फिर जब ये उसको कंपाइल करने लगे तो इनको दिखाई दिया कि भाई साहब पैसे तो आए ही नहीं है, पैसे तो अकाउंट में क्रेडिट ही कभी नहीं हुए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये कंप्लेन करी,
जहां से लोन अप्रूव हुआ था, कि भाई साहब आपने तो मुझे कभी क्रेडिट किया ही नहीं पैसा। ठीक है। अब जब बैंक ने इन्वेस्टिगेट किया, जो उनकी बैंक थी, उसने जब इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने बोला नहीं सर, आपको पैसा गया है। ठीक है, ये आपका अकाउंट नंबर है क्या? मतलब उसने बताया अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है। कहते हैं हाँ, अकाउंट नंबर तो मेरा ही है, बट ये मेरी स्टेटमेंट है, मेरे पास पैसा कभी आया ही नहीं है। ठीक है। फिर क्या हुआ, अचानक से, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा, देन दे रियलाइज्ड, द बैंक को समझ आया कि इनका अकाउंट तो बैंक ऑफ इंडिया में है। ठीक है। सेम नंबर पे किसी ने अकाउंट खोला। ठीक है, सेम नाम से, जो भी आई डोंट नो कैसे किया होगा, बट इनके नाम पे अकाउंट खोला। ठीक है। अकाउंट नंबर सेम। ठीक है। और एक ऐसी बैंक थी जो नॉर्मली अकाउंट नंबर देती थी कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर बना सकते हो, आप जो भी, मतलब आप अपने हिसाब से अकाउंट नंबर चूज कर लीजिए। ठीक है। तो एक अकाउंट नंबर जो था उस पर्टिकुलर बैंक का था। ये पैसे, ठीक है, सिर्फ बैंक चेंज करके, बैंक चेंज करने का मतलब हो गया आपका आईएफएससी कोड चेंज किया, अकाउंट नंबर सेम था, आईएफएससी कोड चेंज करके ये पैसा किसी और अकाउंट में चला गया। ठीक है। अब ये जो दिक्कत हुई थी, जो गलती हुई है, जो वो एक्चुअली में एक चीटिंग इंटेंट के साथ ही किया गया था, मतलब धोखाधड़ी करने के इरादे से ही, जो बैंक थी जहां से लोन अप्रूव हुआ था, वहीं से बैकएंड में किसी, उनके किसी कर्मचारी ने की थी। ठीक है। फिर पता लगा, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इनको तो खैर वो जो इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे करी थी वो भी इनको रिफंड हुई। फिर इन्होंने वो लोन लिया ही नहीं, कि नहीं जी मुझे लोन चाहिए ही नहीं बेसिकली। तो मंजीत, इतना इंपॉर्टेंट है आईएफएससी कोड। दो बैंक के अकाउंट नंबर बिल्कुल सेम हो सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन आईएफएससी प्लस अकाउंट नंबर सेम नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई एक अकाउंट नंबर है, 100 नंबर, 100 100 100 करके, पॉसिबल है कि वो यूनियन बैंक में भी हो सकता है, कोटक महिंद्रा में भी हो सकता है, आपकी एचडीएफसी में भी हो सकता है, बट सबका आईएफएससी कोड अलग होगा। जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, वो इसलिए बताइए ताकि आपको थोड़ा दिमाग में रहे कि आईएफएससी कोड कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है सर, क्लियर है? सो बैंक चेक के हम लोग आईएफएससी कोड देख चुके हैं, चेक नंबर देख लिया, एमआईसीआर कोड देख लिया, इशू डेट देख ली। यही कुछ होता है। अब आया, ठीक है जी, चेक वेक तो हम इशू कर चुके हैं, चेक भी देख लिया कैसे चेक होते हैं, ये भी देख लिया कि चेक में क्या क्या पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ क्या लिखते हैं, ये भी हमने देख लिया। बट आपको ये थोड़ा सा अचंभा नहीं होता, मतलब कैसे पता लगता है कि बैंक जो क्लर्क बैठा हुआ है बैंक में, उसको कैसे पता लगता है कि इस बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हैं और इस अकाउंट में डालने हैं, किसके अकाउंट से निकालने हैं और किसके अकाउंट में डालने हैं, कैसे पता लगता है? ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक क्लियरेंस के लिए। अगर आपको याद हो, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा मैं आपको, 2006-7 की बात बता रहा हूँ। ठीक है। सो 2006-7 में क्या होता था, चेक क्लियर होने में, अगर आपका आउट स्टेशन चेक है ना, आपका अगर आपका आउट स्टेशन चेक है ना, ठीक है, तो मतलब समझ लो कि आपका एक हफ्ता गया। और आपका अगर सेम सिटी का चेक है, तो ऐसे मान के चलो 24 से 48 घंटे लग जाते। ठीक है। ठीक है, इतना टाइम लगता था। तो जो क्लियरेंस है, आपने चेक तो दे दिया, मैंने चेक पीयूष को दे दिया, अभी 500 करोड़ का चेक दिया पीयूष को। ठीक है। अब पीयूष जो है, उसके अकाउंट में पैसा कैसे पहुंचेगा? ठीक है। पीयूष जाके जब अपनी बैंक में पैसा, ये चेक जमा करेगा, तो पीयूष की बैंक को कैसे पता लगेगा कि किसके अकाउंट से पैसे निकालने हैं? ठीक है जी। तो वही हमें देखना पड़ेगा कि ये चेक जो है क्लियर कैसे होता है, चेक क्लियरेंस कितना होता है, किस तरह से होता है। ठीक है। तो चेक क्लियर जो होता है गाइस, ये दो तरीके से होता है। ठीक है।
एक तो आपका मैनुअली होगा, मतलब आपने चेक दिया बैंक को, क्लर्क लेके बैठा, रजिस्टर लेके बैठा, ठीक है, अब वो ढूंढ रहा है बेचारा, है ना, अगर सेम बैंक का है। अगर सेम बैंक नहीं है, अगर सेम बैंक नहीं है, बैंक अगर डिफरेंट है, बैंक अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो बेचारा क्या करेगा, चेक लेगा, है ना, चेक लेके पोस्ट करेगा दूसरी बैंक में, ठीक है, फिर दूसरी वाली बैंक देखेगा, अच्छा अकाउंट नंबर ये है, वो पेज पलटेगा, अच्छा पेज पलटने के बाद चेक करेगा, अच्छा अच्छा उनका अकाउंट है, क्या उसमें तो बैलेंस है, ठीक है, फिर वो चेक करेगा सिग्नेचर्स मैच हो रहे हैं, फिर डेट चेक करेगा, है ना, समझ रहे हो, इतना सारा कुछ वो मैनुअली करेगा तो ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया मैनुअल प्रोसेस। तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो 500 करोड़ की फियाट मनी नहीं, वो 500 करोड़ का लीगल टेंडर, 500 करोड़ का लीगल टेंडर प्राप्त करने के लिए आपको आपको वेट करना पड़ेगा, ताकि मेरे अकाउंट में 500 करोड़ पहले आए, ठीक है, मैनुअली हो गया। सेकंड, ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम है। एक तो मैनुअली मैंने आपको बता दिया, मैनुअली गए आप चेक लेके, आपका बैंक का गलत था, उसने चेक किया, रजिस्टर रजिस्टर पलटा, खुद ही मैनुअली चेक किया, सिस्टम पे गया था तो सिस्टम पे चेक किया, है ना, और क्लियर कर दिया, ठीक है। क्लियरेंस का मतलब यही है कि अकाउंट उसने ढूंढ लिया, इस अकाउंट से ट्रांसफर करने हैं, इस अकाउंट में ट्रांसफर होना है, चेक कर लिया और उसने ट्रांसफर कर दिया, वो तो आपका मैनुअल प्रोसेस हो गया। अब है ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है, ये थोड़ा सा अपन देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनुअली तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, अब ऑटोमेटेड में क्या होता है, ठीक है, ऑटोमेटेड में क्या है, एक तरीका था क्या, एक तरीका था आपका MICR, हमने पीछे ही पढ़ा था, चेक पे कोड लिखा रहता था, ये 1980s में यूज हो रहा था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। उसमें क्या था, वो आयरन ऑक्साइड से चेक के नीचे लिखा रहता था, ठीक है, उससे बैंक बैंक का पता लग जाता था कौन सी बैंक है, थोड़ा सा इजी हो जाता था इससे, ऑटोमेटिकली स्कैनर होता था जो आइडेंटिफाई कर लेता था कि कौन सी बैंक है इस MICR कोड से, ठीक है, MICR कोड से पता लग जाता कौन सी बैंक है, ठीक है। किसकी इंक यूज हो रही थी, आयरन ऑक्साइड की, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड से चेक के बॉटम पे प्रिंट कर दिया जाता था, ठीक है। मैं भी वेट कर रहा हूँ डेस्परेटली ठीक है, तो चेक के नीचे हमने देखा MICR कोड होता है, और MICR कोड जो था वो आयरन ऑक्साइड से प्रिंट कर दिया जाता था, ताकि उसको रीडर स्कैनर रीड कर ले, ठीक है। एक तो हम MICR का यूज करते थे, एक अपन जैसे आप देखा होगा कई बारी, जो आपका कैम स्कैनर होता है ना, ठीक है, आप उसको स्कैन कर दो, वो बेचारा क्या करता है, कभी कई बारी क्या होता है कि आपका अगर डेबिट कार्ड भी आप कैमरे के सामने लेके आओ ना, स्कैन करो, तो आपका डेबिट कार्ड का नंबर जो है ना पिक कर लेता है सिस्टम, ठीक है, तो ऐसा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी हमने यूज किया, ठीक है, एक तो वो हो गया। एक अपन का है CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये तीन थे ऑटोमेटेड में, आपको पढ़ा याद रहेगा, थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म याद रखना है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और आपका CTSS चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो अब जरा थोड़ा सा समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपन का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टीट्यूट से पेमेंट आ रही है मेरे, ठीक है, तो मेरे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मुझे एक चेक दे दिया लिख के, एक्स एक्स अमाउंट का रविंदर को जाएगा, मेरे पास चेक आ गया, ठीक है, ये पहले पुरानी बात बता रहा हूँ कैसे होता था, ठीक है, ये मेरे पास चेक आ गया, जब मेरे पास चेक आ गया, मैं क्या करूंगा, इस चेक को दौड़ के गया अपनी बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज आई एम हियर, मैं अपने होम टाउन में हूँ अभी, ठीक है, लेट्स सपोज ये इंस्टीट्यूट जो है मेरा, लेट्स सपोज इट इज ऑपरेटिंग मुंबई से ऑपरेट कर रहा मान लेते हैं, ठीक है, और मुंबई की SBI में लेट्स सपोज, अच्छा ICICI में है, ठीक है, ICICI में अकाउंट है लेट्स सपोज, मेरा ICICI में नहीं है, मैं मान के चलता हूँ मेरा SBI में है, ठीक है।
इसने मुझे चेक दिया इंस्टीट्यूट ने, मैं क्या करूंगा, जो मेरी ब्रांच होगी, मैं उस पे गया एसबीआई में, जाके मैंने वो चेक डिपॉजिट कर दिया। अब मेरी एसबीआई क्या करेगी, उस चेक को पोस्ट में डालेगी, ठीक है, और उसको पोस्ट कर देगी, ठीक है। और पोस्ट करते हुए जो मेरा जो इनका जो इंस्टीट्यूट का बैंक था, एसबीआई मुंबई में, ठीक है, ये एसबीआई है, ठीक है, ये उसको भेज देगी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ये चेक करेगा भाई सही सलामत सब कुछ डिटेल्स है नहीं है, ये सारा कुछ है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब हम पोस्ट में भेज रहे हैं ना, अगर आपको याद हो तो पहले बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, लोग क्या करते थे, चोर बेसिकली क्या करते थे, जैसे एटीएम में गए, वहां पे ना एटीएम पे एक बॉक्स पड़ा रहता है, ड्रॉप योर चेक्स हियर, ठीक है। और उस टाइम पे अकाउंट खुलवाना इतना मुश्किल नहीं था, अभी तो आपको आधार कार्ड देना है, आपको पैन कार्ड देना है, फिर ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत कुछ होता है, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं, कॉर्निया स्कैन होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या होता था, आप कोई भी फर्जी सा लेके जाओ, पेपर डॉक्यूमेंट लेके जाओ, और आपका अकाउंट खुल जाता। तो जालसाज क्या करते थे, ठीक है, वो गए और जाकर के उन्होंने जो बॉक्स रखा रहता था चेक वाला, वो बॉक्स उड़ा दिया, ठीक है। उड़ाने के बाद उसमें से देखा जो उनका मोटा अमाउंट रहता था ना, ठीक है, फटाफट उस नाम से अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और जाके उस चेक को क्रेडिट अपने पास करा लिया, ठीक है, समझ रहे हो, चेक को क्रेडिट करा लिया। अब चूंकि बहुत सिक्योरिटी फीचर्स आ गए हैं अकाउंट खुलने वगैरह में, ठीक है, तो अब ये कह सकते हो कि अभी करंट सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ हो रहा होता, अभी ऐसा नहीं होता है, फिजिकली चेक नहीं भेजा जाता इतनी दूर तक, बट ऐसा अगर बाई चांस हो रहा होता, तो पॉसिबिलिटी तो थी ना कि हाँ भाई, एक तो डिले हो जाएगा, इतनी दूर जाएगा, पहले पोस्ट से जाएगा, ठीक है, वो टाइम लगेगा, है ना, ठीक है, चोरी होने के चांसेस भी हैं, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये था चेक क्लियरेंस जब आप पोस्ट से हो रहा होता, मतलब पुराना वाला तरीका, ठीक है। अब इस केस में, दूसरे केस में क्या हो जाता है, अब पोस्ट से फॉर एग्जाम्पल नहीं भेजा, हुआ क्या, इंस्टीट्यूट ने मेरे को पेमेंट दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे वो चेक मिला, ठीक है, मैंने क्या किया, वो चेक अपनी बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। बैंक ने क्या किया, वो चेक अब फिजिकली नहीं भेजा है, बट चेक जो है उसने क्या किया, स्कैन किया, उसकी एक स्कैन इमेज बनाई, और वो उसने बैंक को भेजी, ठीक है। और एक हब रहता है जो हमारे लिए बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक जगह रहती है जहां पे वो फिजिकल चेक सारे स्टोर हो जाते हैं। बट बैंक क्या कर रही है, बैंक उसकी एक उसकी एक इमेज ही बना करके भेज रही होती है, बैंक इमेज ही भेज रही होती है, ठीक है। बैंक जो है इमेज भेज देती है जिस बैंक से पेमेंट आना होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बहुत प्रोसेस जो है ना वो जल्दी हो जाएगा, प्रोसेस जल्दी होने के साथ साथ थेफ्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आप गए हो, बैंक ने स्कैन करके भेज दिया है, ठीक है। सो आपको समझ आया कि पहले क्या होता, पोस्ट से जब चेक आता तो इस तरह से होता था। अभी सीटीएस में क्या है, इंस्टीट्यूट ने मेरे को चेक दिया, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अभी क्या कर रही है, पोस्ट में वो चेक नहीं भेज रही है, उसकी एक फोटो खींच रही है, फोटो खींच करके वो उस बैंक को भेज देती है जहां से पैसा आने वाला है, ठीक है। क्लियर है कुछ गाइस, इधर तक समझ आएला है तुम लोग को? ये थोड़ा सा गाइस रिवाइज कर लेना, स्टेल चेक क्या है, पोस्ट डेटेड चेक क्या है, एंटी डेटेड चेक क्या है, चेक के पार्ट्स क्या है, ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, पेई कौन होता है, ठीक है। आ, हाँ, अरे वही पिक पिक मतलब कॉपी क्या स्कैन कर लेगा, वो पिक क्या स्कैन कर लेगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एक सीधा सीधा पॉइंट समझ आए कि
फिजिकली चेक नहीं जाता, ठीक है, वो सिर्फ फोटो खींच के भेज देते हैं। ठीक है, फोटो खींच के भेज देते हैं, तो बैंक उसे कंसिडर करती है फिजिकल कॉपी है। कूल है। सो होप ये सिर्फ डाउनलोड नहीं था, ठीक है, आप लोग इसको कनेक्ट कर पाए हो। मैं आपको जानबूझ के रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपके दिमाग में थोड़ा सा ये जाए। अब प्लीज 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 ज्योग्राफी वाली हालत मत करना कि आपको कुछ भी पूछ लो आपको पिछला याद नहीं आ रहा। ये कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। प्लीज रिवाइज, प्लीज रिवाइज, प्लीज रिवाइज। मैं ये सारी चीजें पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार इस पे नजर जरूर मारता हूँ। ठीक है, लैंड फॉर्म्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वो थोड़े से कर लीजिए। एक दो नंबर का रहता है यार, कम से कम एक एक नंबर की पड़ती है। कोई क्वेश्चन गाइस आज में, आज जो हमने पढ़ा? कोई क्वेश्चन नहीं है? गुड 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 गुड। बट रिवाइज कर लेना सो दैट क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए। मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आपकी तरफ से डाउट्स आते हैं, बट ऑब्वियसली डाउट्स तभी आएंगे जब आप पढ़ेंगे। मैक्सिमम कितने अमाउंट का चेक, ये तो तुमसे कोई नहीं पूछ सकता। ठीक है, देयर इज नो लिमिट एज सच, और ये क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए दिमाग में, क्योंकि आपका जो अभी हिसाब किताब होना चाहिए ना, वो देखो, मैं एक बड़ा सा अजीब सा एग्जांपल दूंगा, बहुत अजीब सा, ठीक है, बट आप थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर पाओगे। आपने घोड़ा देखा है? घोड़े के ना ऐसे वो लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, दोनों तरफ ना चमड़े के वो रहते हैं, उसको सिर्फ ना इधर दिखता है ना इधर दिखता है, वो सामने दिखता रहता है। ठीक है, एक सड़क का साड़ होता है। साड़ का क्या होता है भाई, वो इसको ठोकर मार रहा है, उसको ठोकर मार रहा है, इसको उठा के फेंक दिया, इधर पंगे ले रहा है, उधर पंगे ले रहा है। उसका अपने फोकस के अलावा दुनिया भर में फोकस होता है। ठीक है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना गाइस, जिस परीक्षा में आप सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है, अगर आप इधर उधर हुए ना, आपका धनिया बिखर गया समझ लीजिए। ठीक है, आपका धनिया बिखर गया समझ लीजिए। हमें जो आज पढ़ा है, मुझे उतना ही पढ़ना है चेक को लेके, इतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अदरवाइज बहुत सारी चीजें, ट्रैवलर्स चेक, ठीक है, अभी आप देखा होगा एक, ठीक है, बड़े सारे चेक्स के और भी पार्ट्स होते हैं, बट मैंने आपको बहुत लिमिटेड पढ़ा है कि वही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, सो आप अपना फोकस बनाए रखिए, आप अपना फोकस बनाए रखिए गाइस, और यही एक चीज है जो आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं बन के आया है जो, आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो या आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो कोई ऐसा 30 मार्क का नहीं बना है जो 16 घंटे पढ़ रहा हो। और जो बकवास करता है ना कि मैं 16 घंटे लगातार पढ़ रहा हूँ पिछले 1 साल से या 1.5 साल से 2 साल से, वो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। बस आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, उसी को आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, आप अपनी अपने सोर्सेज जितने जितने कम कर सकते हैं उतने मिनिमम रख लीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी है,
ठीक है, पॉलिटी में क्या है, ऐसी कोई बुक नहीं है जिससे आप ये बोल दो कि इसी में से सारा पेपर आएगा। ठीक है, बट ये है कि अगर आप लक्ष्मीकांत सही तरीके से पढ़ लेते हो ना, एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रह जाता है, तो आप उतना जरूर कर जाओगे जो आप क्लियर करने की कगार पे आ जाओगे। ठीक है, तो अपने रिसोर्सेस लिमिटेड रखो, चीजें लिमिटेड रखो। ठीक है, और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ये, क्योंकि अभी मैं हूँ बताने के लिए भाई इस पे मत ध्यान दो, इस पे मत ध्यान दो, यहाँ पे फोकस करो। और ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, सारे एग्जाम्स का सर्च करो, कहाँ पे किस एग्जाम में ये पूछा है कि मैक्सिमम चेक कितने अमाउंट का इशू हो सकता है। ठीक है, तो उस चक्कर में मत पड़ो। जहां देखो, जिस गली जाना नहीं है उसके पते का क्या करना है मेरे को। यहाँ पे मुझे बैंकिंग एग्जाम नहीं देना है यार। ठीक है, आई होप इट मेक्स थिंग्स क्लियर। बाकी जो आपके दोस्त हैं, नोन है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बोलो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी कोर्स बहुत ज्यादा निकला नहीं है, अगर वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे पिछला तो अभी पल्ले पड़ता रहेगा। क्योंकि अभी हम जब भी अगले आई थिंक अभी हमें एनपीसीआई करना है, जो अगला सेशन होगा उसमें से एक बचता है आपका पॉजिटिव पे मैकेनिज्म बचता है चेक में, वो हम करेंगे। उसके बाद एनपीसीआई करेंगे। ठीक है, एनपीसीआई जो आपका पेमेंट्स वगैरह को रेगुलेट करती है, ठीक है, वो करेंगे। उसमें से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको लेके चलेंगे अपन को, तो आई थिंक हाँ, सीआरआर एसएलआर, फिर इस पे चलेंगे, बैंकिंग वाले इस वाले सेक्टर्स में घुस जाएंगे। ठीक है, तो अभी शायद 2-3 लेक्चर जो हमारे लगेंगे वो हम इसको कवर कर लेंगे। तो जो भी गाइस ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, आई एम श्योर शायद ज्वाइन क्या करना चाहिए उनको पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो वीडियोस हैं पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, पड़ी हुई हैं आपके, आप इनका लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, होप चीजें आप लोग को समझ आ गई हैं। ठीक है, सो सी यू गाइस ऑन मंडे। मंडे मिलते हैं। ठीक है, मंडे को इको हम पहले कर लेंगे, और ज्योग्राफी हम फिर बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक